एक स्कूल मास्टर का बेटा 15,000 रुपए से 19 लाख करोड़ का सफर। कैसे एक आम भारतीय शेयर बाजार से जुड़कर करोड़पति बना? दो भाई, एक एशिया का सबसे अमीर, दूसरा दिवालिया। जियो, वो क्रांति जिसने भारत में इंटरनेट का मतलब ही बदल दिया। और कैसे एक माँ के फैसले ने देश के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को दो हिस्सों में बांट दिया। धीरूभाई से तीसरी पीढ़ी तक रिलायंस की पूरी कहानी। नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। जी नहीं। ये कहानी है बड़े सपनों की, पारिवारिक रिश्तों की और भारत के बिजनेस इतिहास के एक बहुत बड़े बदलाव की। बिल्कुल, और ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सही सोच, सही रणनीति और उसे कर दिखाने की क्षमता से बड़े बड़े साम्राज्य खड़े होते हैं। और कैसे फैसलों में जरा सी चूक उन्हें बिखेर भी सकती है। हाँ, तो आइए रिलायंस एम्पायर की इस दिलचस्प यात्रा को परत दर परत समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। धीरज लाल हीराचंद अंबानी यानी धीरूभाई, जन्म 1932, गुजरात का छोटा सा गांव चोरवाड़ा। जी। पिता स्कूल टीचर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। वो आजादी से पहले का दौर था, है ना? हाँ, बिल्कुल। ग्रामीण भारत तब गरीबी से जूझ रहा था। जी। धीरूभाई ने बचपन में ही ये तंगी देखी और शायद यहीं से उनके अंदर गरीबी से बाहर निकलने की वो जबरदस्त इच्छा पैदा हुई। मौकी बढ़िया समुदाय से थे जो व्यापार के लिए जाना जाता है, पर साधन सीमित थे। सही कहा। स्कूली पढ़ाई में तो ज्यादा मन नहीं लगा उनका, लेकिन दुनिया को समझने और सीखने की ललक गजब की थी। कहते हैं जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया छोटी उम्र में। अच्छा। साहस तो था उनमें शुरू से। बिल्कुल। और फिर 17 साल की उम्र में एक बड़ा फैसला, यमन, अदन शहर चले गए। हाँ, 1950 का दशक। अदन उस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त तेल और व्यापार का बंदरगाह था। ये बहुत बड़ा कदम था उस वक्त के हिसाब से। वहाँ क्या किया उन्होंने? वहाँ ए बेसेनको नाम की एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म थी, उसमें नौकरी मिली। तनख्वाह सिर्फ 300 रुपए महीना। सिर्फ 300? हाँ। शुरुआत गैस स्टेशन अटेंडेंट से की, लेकिन अपनी मेहनत और बिजनेस की समझ से पोर्ट पे कंपनी के फिलिंग स्टेशन के मैनेजर बन गए। लेकिन सिर्फ नौकरी ही नहीं की उन्होंने, है ना? नहीं। अदन के बाजार, जिसे सूख कहते हैं, वहाँ चावल, चीनी जैसी चीजों का छोटा मोटा व्यापार भी करते थे। ट्रेडिंग, फाइनेंस, वो सब बारीकियां सीख रहे थे। अच्छा। और सुना है एक गुजराती ट्रेडिंग फर्म में मुफ्त में भी काम किया। जी हाँ, सिर्फ इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। ये अदन का अनुभव उनके लिए एक यूनिवर्सिटी जैसा साबित हुआ। क्या सीखा वहाँ? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, अकाउंटिंग, बैंकों से, बीमा कंपनियों से कैसे डील करते हैं, ये सब। इस ग्लोबल अनुभव ने उन्हें भारत लौटने पर अपने समय के बाकी व्यापारियों से कहीं आगे खड़ा कर दिया। तो 1958 में धीरूभाई भारत लौटे। जेब में थे 15,000 रुपए। और अब दिमाग में था वो सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अनुभव। अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी, उनके साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे का इंपोर्ट और मसालों का एक्सपोर्ट शुरू किया। कंपनी का नाम रखा मजीन। हाँ, जो बाद में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन बनी। पहला ऑफिस मुंबई के मस्जिद बंदर में, सिर्फ 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा बस। हाँ, एक मेज, 3 कुर्सियां, एक टेलीफोन। शुरुआत बहुत ही साधारण थी। और दमानी के साथ साझेदारी ज्यादा चली नहीं। 1965 में वो टूट गई। कहते हैं दमानी धीमी गति से चलना चाहते थे, पर धीरूभाई के सपने तो बहुत बड़े थे, वो रुकना नहीं चाहते थे। और यहीं से कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। धीरूभाई ने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि खुद मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का फैसला किया। बिल्कुल। 1966 में गुजरात के नरोदा में सिंथेटिक कपड़ों की पहली मिल लगाई, रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाली सोच थी। एकदम सही। जो माल बेच रहे हो उसे खुद ही बनाओ। ये रिलायंस की सफलता का एक बड़ा मंत्र बना आगे चलकर। और इसी मिल से निकला विमल ब्रांड। हाँ, विमल, जो घर घर में क्वालिटी का पर्याय बन गया। धीरूभाई समझ गए थे कि सिर्फ माल बनाना काफी नहीं है, ब्रांड बनाना भी उतना ही जरूरी है। उनकी सोच ही अलग थी। क्या कहते थे वो? उनका मानना था ग्रोथ की कोई सीमा नहीं होती। इसी सोच ने रिलायंस को रॉकेट की रफ्तार दी। फिर आया 1977, एक और बड़ा मील का पत्थर, रिलायंस टेक्सटाइल का IPO। जी हाँ, और उस जमाने में शेयर बाजार कुछ गिने चुने अमीरों का खेल माना जाता था। आम आदमी तो सोचता था ये सट्टेबाजी है, दूर रहो इससे। धीरूभाई ने इसे बदल दिया। उन्होंने आम लोगों को रिलायंस की कहानी में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। उनका वादा क्या था? जो आज रिलायंस का शेयर खरीदेगा वो कल करोड़पति बनेगा। ये सिर्फ नारा नहीं था,
ये एक विश्वास था जो उन्होंने हजारों लाखों निवेशकों के लिए सच कर दिखाया। नतीजा क्या रहा आईपीओ का? कमाल का। आईपीओ 7 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। 58,000 आम निवेशक रिलायंस से जुड़े। इसमें भारत में कह सकते हैं इक्विटी कल्चर की नींव रखी। तभी उन्हें फादर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट्स कहा जाता है। बिल्कुल। और उनकी सालाना आम बैठकें एजीएम्स वो इतनी बड़ी होती थी कि स्टेडियम में करनी पड़ती थी। सोचिए। उन्होंने कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसे नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी पेश किए जो बाजार के लिए नए थे। जी, इनसे कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन पर पैसा मिला और पेट्रोकेमिकल्स जैसे नए बड़े क्षेत्रों में विस्तार करना संभव हुआ। तो टेक्सटाइल के बाद वो पेट्रोकेमिकल्स में गए, वही बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हाँ, कच्चे माल के लिए दूसरों पर निर्भरता खत्म करनी थी। 1982 में पतालगंगा में पेट्रोकेमिकल्स और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट लगाया, और वो भी रिकॉर्ड समय में। उनकी प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की क्षमता गजब की थी। और 90s के दशक तक तो रिलायंस दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक बन गया। फिर 1999 में जामनगर रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासरूट रिफाइनरी। इस पूरी रणनीति, इस इंटीग्रेशन के कई फायदे हुए। जैसे कि देखिए, एक तो कच्चे माल की सप्लाई पक्की हो गई। दूसरा, पूरी वैल्यू चेन, मतलब कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक, उसका सारा मुनाफा कंपनी को मिला। और तीसरा, नए कॉम्पिटिटर्स के लिए बाजार में घुसना बहुत मुश्किल हो गया। अगर हम रिलायंस के रेवेन्यू ग्रोथ के ग्राफ को देखें तो ये कमाल का है। 1977 में करीब 7 करोड़ रुपए से शुरू होकर 2024 तक 10 लाख करोड़ के पार। अविश्वसनीय। हाँ, ये ग्राफ साफ दिखाता है, ये जबरदस्त ग्रोथ इसी इंटीग्रेशन और जो लगातार विस्तार करते गए उसी का नतीजा है। और कंपनी का बिजनेस मिक्स भी कैसे बदला, ये भी इस ग्राफ में दिखता है। बिल्कुल। 1970s में जहां टेक्सटाइल मुख्य था, वहीं बाद में पेट्रोकेमिकल्स हावी हुआ, और अब देखिए रिटेल और डिजिटल सर्विसेज का योगदान कितना ज्यादा बढ़ गया है। FY25 में तो कंज्यूमर बिजनेस, मतलब रिटेल और डिजिटल, इनका ईबिटा में 50% से ज्यादा योगदान था। ये दिखाता है कि कंपनी रुकी नहीं, लगातार बदलती रही, बढ़ती रही। लेकिन इतनी तेज तरक्की के साथ विवाद भी तो जुड़े। हाँ, वो भी सच है। लाइसेंस राज का दौर था, तो उनकी सफलताओं पर सवाल उठे। आलोचक कहते थे कि धीरूभाई का राजनेताओं और अधिकारियों पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव था, जिससे उन्हें लाइसेंस आसानी से मिल जाते थे। जबकि उनके समर्थक कहते थे कि वो बस नियमों के दायरे में रहकर काम करने में माहिर थे। हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर 1980 के दशक में शेयर बाजार में हेरफेर के आरोप भी लगे। कहा गया कि प्रॉक्सी शेयर होल्डर्स के जरिए रिलायंस के शेयर की कीमत बढ़ाई गई। सेबी ने जांच भी की, पर धीरूभाई के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिला। और 90s के दशक में वो रिलायंस फेयर ग्रोथ स्कैंडल, जी, वो भी काफी चर्चा में रहा। आरोप था कि रिलायंस से जुड़ी फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज ने शेयर की कीमतों में हेरफेर किया। मामला काफी पेचीदा था, सीधी जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। इन विवादों को देखिए उस समय के रेगुलेटरी माहौल के संदर्भ में देखना जरूरी है। धीरूभाई की कई रणनीतियां भले ही आक्रामक थीं, पर वो उस समय के कानूनों के दायरे में थीं, ऐसा कहा जाता है। जैसे जैसे रिलायंस बढ़ रहा था, धीरूभाई अपने बेटों मुकेश और अनिल को भी तैयार कर रहे थे। जी हाँ। दोनों ने विदेश में पढ़ाई की। मुकेश ने केमिकल इंजीनियरिंग और अनिल ने MBA किया। शुरू में दोनों की भूमिकाएं काफी अलग थी, है ना? बिल्कुल। मुकेश शांत स्वभाव के, पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले, उनका फोकस ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी पर था। अनिल ज्यादा मिलनसार, मीडिया और बाहरी रिश्तों को संभालने में माहिर थे, फाइनेंस में भी। पिता के रहते हुए ये तालमेल काम कर रहा था। मुकेश ने पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग जैसे जटिल बिजनेस संभाले, और अनिल ने फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम, पावर जैसे नए क्षेत्रों पर ध्यान दिया। धीरूभाई तो यही चाहते थे ना कि उनके बाद दोनों भाई मिलकर रिलायंस को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। और 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में दोनों ने कंपनी के विस्तार में काफी योगदान भी दिया। हाँ, मुकेश ने जामनगर रिफाइनरी के निर्माण का नेतृत्व किया, तो अनिल टेलीकॉम और पावर जैसे नए बिजनेस में आगे बढ़े। लेकिन फिर 6 जुलाई 2002 धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। वो अपने पीछे लगभग 60,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ गए। एक बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन एक दिक्कत थी। उन्होंने उत्तराधिकार की कोई स्पष्ट योजना या वसीयत नहीं बनाई थी। और यहीं से रिलायंस के इतिहास में एक नाजुक मोड़ आया। बिल्कुल। दोनों बेटों के पास अनुभव था, अपने अपने दावे थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व, बिजनेस करने के तरीके और भविष्य को लेकर सोच वो अलग अलग थी। पिता के जाने के बाद ये मतभेद सतह पर आने लगे। मुकेश मौजूदा बिजनेस को मजबूत करने पर जोर दे रहे थे, जबकि अनिल तेजी से नए क्षेत्रों में फैलना चाहते थे। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, ये बुनियादी तौर पे स्ट्रैटेजी का मतभेद था। और ये मतभेद फिर सार्वजनिक होने लगे। बोर्डरूम की लड़ाइयों की खबरें मीडिया में आने लगी।
जी, जिसका असर कंपनी के कामकाज और शेयर की कीमत पर भी पड़ा। 2004 आते आते स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। ऐसे में उनकी माँ कोकिलाबेन अंबानी, उन्होंने इस स्थिति को संभाला। दोनों बेटों ने ही उनसे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। उन्हें अचानक मतलब भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के साम्राज्य का भाग्य तय करना पड़ा। कहते हैं उन्होंने ज्योतिषियों से सलाह ली और बंटवारे की घोषणा के लिए एक शुभ दिन चुना, 18 जून 2005। जी, सर्वे एकादशी का दिन था और इस ऐतिहासिक समझौते के तहत साम्राज्य का बंटवारा हुआ। ये बहुत व्यापक बंटवारा था। बंटवारा हुआ कैसे? मतलब किसको क्या मिला? देखिए, मुख्य बिजनेस इस तरह बटे। मुकेश अंबानी को मिली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, यानी तेल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग वाला पारंपरिक और नकदी बनाने वाला कोर बिजनेस। और अनिल अंबानी को? अनिल अंबानी को मिले रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, आरकैप, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर बिजनेस। ये वो बिजनेसेस थे जिन्हें भविष्य के सनराइज सेक्टर माना जा रहा था। और हिस्सेदारी? दोनों भाइयों और मां कोकिलाबेन को करीब 30-30% हिस्सेदारी मिली और धीरूभाई की बेटियों दीप्ति सालगांवकर और नीना कोठारी को भी 5-5% हिस्सा मिला। अनिल नए बिजनेस खड़े करेंगे? हाँ, कागज पर तो ऐसा ही लगा, लेकिन यहाँ से दोनों भाइयों की राहें और मंजिलें वो बिल्कुल अलग हो गई। तो पहले मुकेश अंबानी की बात करते हैं। बंटवारे के बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि पूरी तरह बदलने की ठान ली। हाँ, उनका विजन सिर्फ पारंपरिक एनर्जी बिजनेस तक सीमित नहीं था, उससे कहीं आगे देख रहे थे। और पहला बड़ा धमाका था टेलीकॉम सेक्टर में, रिलायंस जियो का लॉन्च 2016 में। बिल्कुल, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश और रणनीति एकदम क्रांतिकारी। वॉइस कॉल फ्री, डेटा बेहद सस्ता। मकसद सिर्फ ग्राहक जोड़ना नहीं था। नहीं, मकसद था भारत में डिजिटल क्रांति लाना, और वो क्रांति आई भी। डेटा का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया। पुरानी टेलीकॉम कंपनियां तो हिल गईं। आज जियो के कितने यूजर हैं? 2024 तक 488 मिलियन यूजर हो गए थे, जिनमें से 191 मिलियन 5G पर थे। जियो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा नेटवर्क बन गया। तो ये सिर्फ सस्ता डेटा नहीं था, ये पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को बदलने का प्लान था। एकदम। जियो ने न सिर्फ आम लोगों को इंटरनेट से जोड़ा, बल्कि फेसबुक, मेटा, गूगल जैसी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियों से 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भी हासिल किया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी थी। और इसके साथ ही रिलायंस रिटेल उसे भारत का सबसे बड़ा रिटेलर बना दिया। हाँ, 2024 तक 19,000 से ज्यादा स्टोर, 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू, और जियो और रिटेल जैसे जियो मार्ट, इनको मिलाकर एक ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब ओमनी चैनल इकोसिस्टम तैयार किया। यानी ग्राहक ऑनलाइन खोजें और दुकान से खरीदें या सेवा लें। बिल्कुल। और तीसरा बड़ा कदम क्लीन एनर्जी। 2035 तक कंपनी को नेट कार्बन जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बड़ा निवेश भी कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। जामनगर में सोलर पैनल, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इन सब का नतीजा क्या रहा? रिलायंस का वित्तीय प्रदर्शन लगातार मजबूत होता गया। जी हाँ, FY 2024-25 में रेवेन्यू 10 लाख करोड़ पार कर गया और नेट प्रॉफिट 81,000 करोड़ से ज्यादा रहा। कंपनी का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ के पार चला गया और 20 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी भी बनी। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले भी बात की, अब कंपनी के मुनाफे का मतलब EBITDA का बड़ा हिस्सा रिटेल और डिजिटल से आता है। ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आते हैं अनिल अंबानी के सफर पर। बंटवारे के बाद उनके हिस्से जो बिजनेस आए, उनमें भी शुरुआत में तो काफी उम्मीदें थीं। हाँ, बिल्कुल। आरकॉम यानी उनकी टेलीकॉम कंपनी वो सेक्टर में बड़ा प्लेयर बनने को तैयार थी। और 2008 में रिलायंस पावर का IPO, वो तो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा IPO साबित हुआ था। जी हाँ, 11,563 करोड़ जुटाए थे। मिनटों में सब्सक्राइब हो गया था। 70 गुना आवेदन आए थे। लगा कि अनिल अंबानी पावर सेक्टर के बेताज बादशाह बनेंगे। उन्होंने एंटरटेनमेंट में भी कदम रखा, एड लैब्स को खरीदा, स्टीवन स्पीलबर्ग की ड्रीमवर्क्स के साथ पार्टनरशिप की। हाँ, यहाँ तक कि लिंकन जैसी ऑस्कर जीतने वाली फिल्म भी प्रोड्यूस की। 2008 में तो फोर्ब्स ने अनिल अंबानी को दुनिया का 6ठा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। नेट वर्थ $42 बिलियन। $42 बिलियन। लेकिन यहीं से कहानी पलटनी शुरू हुई। अगर हम वो दोनों भाइयों की नेटवर्थ की तुलना वाला ग्राफ देखें। हाँ, वो ग्राफ साफ दिखाता है। 2008 के आसपास अनिल की नेटवर्थ अपने शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद तेजी से गिरी, जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ लगातार बढ़ती गई और $100 बिलियन के पार पहुंच गए। तो एक ही विरासत से शुरू होकर दोनों भाइयों की किस्मत बिल्कुल अलग दिशाओं में चली गई। बिल्कुल।
इस गिरावट के कारण क्या रहे? आरकॉम का क्या हुआ? पहला झटका तो 2008 में ही लग गया था, जब दक्षिण अफ्रीकी टेलीकॉम कंपनी MTN के साथ एक बड़ी डील फेल हो गई। उससे आरकॉम को जो जरूरी पैसा मिलना था वो नहीं मिला। और फिर आया जियो का तूफान। हाँ, जियो के सस्ते डेटा और फ्री कॉल की आंधी में आरकॉम टिक ही नहीं सका। ऊपर से आरकॉम ने टेक्नोलॉजी भी गलत चुनी थी, CDMA। नतीजा, कंपनी का रेवेन्यू आसमान से जमीन पर आ गया। FY 2010 में लगभग 28,000 करोड़ से गिरकर FY 2020 में सिर्फ 1700 करोड़ रह गया। और पावर बिजनेस का सपना, वो क्यों टूटा? अनिल के पावर प्रोजेक्ट्स को सस्ती गैस की जरूरत थी। बंटवारे के समझौते के तहत ये गैस मुकेश अंबानी को सप्लाई करनी थी, $2.34 प्रति MMBTU पर। लेकिन सरकार ने गैस की कीमत बढ़ा दी, $4.2 प्रति MMBTU कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पारिवारिक समझौता सरकारी नीति से ऊपर नहीं हो सकता। बस प्रोजेक्ट्स घाटे में चले गए, आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो गए। फिर 2019 में आरकॉम दिवालिया हो गई। उस पर 46,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। हाँ, और अनिल अंबानी पर एरिक्सन कंपनी का 550 करोड़ बकाया न चुकाने पर जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। तब भाई मुकेश ने ही वो पैसा चुकाकर उन्हें बचाया था। और सबसे चौंकाने वाली खबर 2020 में आई। जी, जब अनिल अंबानी ने लंदन की एक अदालत में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और कहा कि उनकी नेटवर्थ शून्य हो गई है। दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति से शून्य तक, वाकई चौंकाने वाला था। इस पतन के पीछे कई कारण गिने जाते हैं। एक साथ कई दिशाओं में बिना सोचे समझे विस्तार करना, भारी कर्ज लेना, गलत निवेश करना और शायद मैनेजमेंट स्टाइल भी। हाल ही में तो SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कई बैंकों ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को फ्रॉड भी घोषित किया है। अपने पिता के समय जो उत्तराधिकार में दिक्कतें हुई थीं, लगता है मुकेश अंबानी ने उनसे सीखा है, अगली पीढ़ी के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई है। हाँ बिल्कुल। 2023 में उनके तीनों बच्चे आकाश, ईशा और अनंत रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। इसका मतलब वो रोजमर्रा के कामों में शामिल नहीं होंगे? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन बोर्ड की बैठकों में रणनीति बनाने और निगरानी में उनकी भूमिका रहेगी। और भूमिकाएं भी स्पष्ट हैं। कैसे? आकाश, जो 33 के हैं, वो अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन हैं, डिजिटल बिजनेस देख रहे हैं। उनकी जुड़वा बहन ईशा रिटेल बिजनेस संभाल रही हैं। और सबसे छोटे बेटे अनंत, 30 साल के, वो नई ऊर्जा के साथ साथ अब रिलायंस के पारंपरिक तेल और गैस बिजनेस की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। और ये सिर्फ परिवार पर आधारित नहीं है ना? प्रोफेशनल लीडरशिप भी तैयार की जा रही है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। कंपनी में हर लेवल पर प्रोफेशनल लीडरशिप तैयार की जा रही है। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और अनुभवी डायरेक्टर इन युवा लीडर्स को गाइड कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कंपनी की नींव मजबूत रहे, प्रोफेशनल तरीके से काम हो और लीडरशिप में बदलाव आसानी से हो सके। ग्लोबल टैलेंट को भी जोड़ा जा रहा है। भविष्य के लिए मुकेश अंबानी का विजन क्या है? आपने 3 टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया था। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, क्लीन एनर्जी और जीनोमिक्स। रिलायंस इंटेलिजेंस नाम से एक नई AI कंपनी भी बनाई है। लक्ष्य है हर भारतीय के लिए हर जगह AI, देश भर में AI क्षमता बनाना और AI सेवाएं देना। और जियो का IPO? हाँ, उसकी भी योजना है, शायद 2026 की पहली छमाही में। इससे कंपनी को विस्तार के लिए और पूंजी मिलेगी और आम निवेशक भी सीधे जियो की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकेंगे। डिजिटल और रिटेल का मेलजोल और बढ़ेगा। बिल्कुल। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए बैंकिंग, बीमा जैसे क्षेत्रों में भी कदम रख दिया है। ये रिलायंस के करोड़ों ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर सकता है। इस पूरी कहानी से, इस पूरी यात्रा से क्या अहम बातें सीखने को मिलती हैं? देखिए, पहली और सबसे बड़ी सीख है विजन, दूर की सोच। धीरू भाई ने वो देखा जो उस वक्त दूसरे नहीं देख पा रहे थे। दूसरी, एग्जीक्यूशन, मतलब सोचे हुए काम को कर दिखाने की क्षमता। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी और कुशलता से पूरा करना, ये रिलायंस की पहचान रही है। तीसरी है अडैप्टेशन, यानी बदलते समय के साथ खुद को बदलना। मुकेश अंबानी का पारंपरिक बिजनेस से हटकर डिजिटल, रिटेल और अब क्लीन एनर्जी में जाना, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और चौथी अहम बात, सामाजिक उद्देश्य को बिजनेस से जोड़ना। हाँ, चाहे वो धीरू भाई का आम आदमी को शेयर बाजार से जोड़ना हो, या मुकेश का सस्ता इंटरनेट देना हो, या अब क्लीन एनर्जी पर फोकस, ये दिखाता है कि बिजनेस के साथ समाज का भला करने की सोच लंबे समय में फायदा देती है। पारिवारिक बिजनेस के नजरिए से देखें तो मुकेश और अनिल के बीच का बंटवारा क्या सिखाता है? यही कि पारिवारिक बिजनेस में रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं और उत्तराधिकार की स्पष्ट योजना कितनी जरूरी है।
अस्पष्टता से संघर्ष पैदा होता है। कोकिलाबेन की मध्यस्थता ने मुश्किल समय में परिवार के बड़ों की भूमिका के महत्व को भी बताया। बिल्कुल, लेकिन ये भी साफ हुआ कि सिर्फ कागजी समझौते से शायद दिलों के मतभेद दूर नहीं होते। और दोनों भाइयों के जो बिल्कुल अलग नतीजे रहे, उससे साफ है कि लीडरशिप का स्टाइल, धैर्य और रणनीतिक फैसले कितने मायने रखते हैं। हाँ, भले ही शुरुआत एक जैसी हो। मुकेश का फोकस, उनकी लंबी सोच, और दूसरे तरफ शायद अनिल का ज्यादा आक्रामक विस्तार और कुछ हद तक अल्पकालिक नजरिया। अब जो तीसरी पीढ़ी के लिए योजना बनाई गई है, वो पिछली गलतियों से सीखने की कोशिश लगती है। हाँ, लगता तो यही है। स्पष्ट भूमिकाएं हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का साथ है और एक व्यवस्थित ट्रेनिंग भी। रिलायंस की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये बदलते भारत की भी कहानी है। बिल्कुल। धीरूभाई का उदय भारत के आर्थिक उदारीकरण के साथ हुआ। उनके शेयर बाजार में लाए गए बदलावों ने लाखों भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति बदली। और मुकेश अंबानी के जियो ने डिजिटल खाई को पाटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शिक्षा, व्यापार, सरकारी सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच आसान हुई। हालांकि ये भी एक सवाल है कि एक ही कंपनी और परिवार के पास इतनी ज्यादा आर्थिक शक्ति का होना, मतलब धन का संकेंद्रण और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन मुद्दों पर भी सोचना जरूरी है। तो ये थी रिलायंस एम्पायर की कहानी, 3 पीढ़ियों का एक असाधारण सफर। इसमें जबरदस्त सफलता भी है, नाटकीय पतन भी है और लगातार खुद को बदलते रहने की क्षमता भी। धीरूभाई की विरासत से लेकर मुकेश के ट्रांसफॉर्मेशन और अब तीसरी पीढ़ी के हाथों ने भविष्य तक, ये कहानी अभी चल रही है। और ये हमें यही सिखाती है कि बिजनेस में टिके रहने के लिए सिर्फ पैसा या अवसर ही काफी नहीं है। क्या चाहिए फिर? दूरदृष्टि, उसे सच कर दिखाने का जज्बा, समय के साथ बदलने की हिम्मत और शायद समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी। ये सब बहुत जरूरी है। जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह रिलायंस ने भारत के टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर को बदला, क्या एआई और क्लीन एनर्जी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी ये ग्लोबल दिग्गजों को वैसी ही टक्कर दे पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक गहरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और उसकी गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।